कि आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रोंकियल एट्रीशिया की। फोकल ऑब्लिट्रेशन ऑफ अ प्रॉक्सिमल सेगमेंटल और सब सेगमेंटल ब्रोंकस। ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्शन खत्म हो जाना, लॉस ऑफ कनेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, फोकल ऑब्लिट्रेशन ऑफ अ प्रॉक्सिमल सेगमेंट यानी कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट की और सब सेगमेंटल ब्रोंकस। इसमें किसी सेगमेंट का यानी कि ब्रोंकस के साथ जब कनेक्शन नहीं रहता, कनेक्शन किसी वजह से खत्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल एट्रेशिया। लैक्स कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल एयरवे। इससे क्या होगा, जिस वक्त एट्रेशिया होगा उसका स्पेसिफिक जो सेगमेंट होगा उसका कनेक्शन सेंट्रल जो एयरवे होगा उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनके दरमियान में क्या आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल स्ट्रक्चर्स इज नॉर्मल, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो तो नॉर्मल होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है, ब्लॉकेज की वजह से उसका ताल्लुक सेंट्रल एयरवे से कट गया है। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद इकट्ठे होके फिर क्या बनाएगी, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस अगर इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी, ट्रेकिया। ठीक है, उनके साथ उसका जो कनेक्शन होगा उस स्पेसिफिक पल्मोनरी सेगमेंट का वो कटा हुआ होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स सेगमेंटल ब्रोंकाई एट और नियर देयर ओरिजिन। किस जगह पे मोस्टली ये इफेक्ट करता है, एट और नियर, यानी कि जिस जगह से वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं उस जगह से, ब्रोंकाई जिस जगह से ओरिजिनेट हो रही होती है उस जगह से वो कनेक्शन किसी ना किसी वजह से कटा हुआ होगा। ठीक है, ब्रोंकाई डिस्टल टू द स्टेनोसिस बिकम फिल्ड विद म्यूकस लीडिंग टू ब्रोंकोसिल। अगर यानी कि उसको करेक्ट ना किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ब्रोंकाई उस कनेक्शन से नीचे, जिस जगह से कनेक्शन उसका डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है, उससे नीचे जो स्पेसिफिक लंग का पोर्शन होगा उसके जो एल्विलाई हैं उन एल्विलाई के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली जब फ्लूइड इकट्ठा होता है हमें खांसी वगैरह होती है तो हम उसको बाहर एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस सूरत में क्या है कि उसका कनेक्शन सेंट्रल एयरवे से बिल्कुल नहीं है। जब उसके अंदर एल्विलाई के अंदर फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होगा तो वो उधर ही जमा होता रहेगा। जब फ्लूइड उधर जमा होता रहेगा तो उस कंडीशन को ब्रोंकोसिल का नाम देते हैं। ठीक है, फ्लूइड इन द ब्रोंकाई। उसके बाद बात करते हैं कॉन्जेनिटल ब्रोंकियल एट्रीशिया। ब्रोंकाई अगर कॉन्जेनिटली उसका एट्रीशिया, कॉन्जेनिटली उसका जो कनेक्शन है वो नॉर्मल ना हो। Congenital bronchial atresia is a rare congenital abnormality resulting from focal interruption of a lobar segmental or subsegmental bronchus with associated peripheral mucus impaction and associated hyperinflation of the obstructed lung segment। इसमें होगा क्या कि ये एक रेयर कंजेनिटल प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या सब सेगमेंट, ठीक है, या थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन, उसमें क्या होगा कि ब्लॉकेज हो गई है, किस वजह से हो रही है, म्यूकस प्लग बन जाता है। म्यूकस अगर ज़्यादा थिक हो, वो ब्रोंकस के अंदर यानी कि रुक जाए तो उस एरिया को ब्लॉक कर सकती है, थिक होके वो सॉलिड हो जाती है। ठीक है, और उस स्पेसिफिक एरिया को ब्लॉक कर देगी। अगर वो एक जस्ट लाइक वॉल वो एक्ट करना स्टार्ट कर दे तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर एयर जाएगी तो सही, लेकिन बाहर नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर या तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा या एयर की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। अगर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो उसको ब्रोंकोसिल बोल देंगे। ठीक है, अगर उस जगह पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए तो उसकी वजह से एम्फाइसीमा उसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, आप क्या पूछ रही हैं, चलो याद कर दें। फोरगट सिस्ट, फोरगट में जो सिस्ट होंगे वो कैसे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी। अराइज फ्रॉम एन एबनॉर्मल डिटैचमेंट ऑफ प्रिमिटिव फोरगट एंड आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द मिडल मीडियस्टिनम। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो फोरगट सिस्ट होती हैं, जिस वक्त प्रिमिटिव फोरगट बनता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना। प्रिमिटिव आप लोगों को समझ आ रही है होती क्या चीज़ है, यानी कि जिस वक्त एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त जो सबसे पहला फोरगट बनेगा, ठीक है ना जी। जब प्राइमरी डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ऑब्लिटरेट हो जाती है, बनती हैं खत्म हो जाती है, बनती हैं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रिमिटिव फोरगट होगी, ठीक है,
उस वक्त जब वो बन रही होगी उस वक्त क्या होता है कि उसमें सिस्ट बन जाती है। डिटैचमेंट ऑफ द प्रिमिटिव फोरगट एंड आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द मिडल मीडियस्ट्रम। मिडल मीडियस्ट्रम किस जगह पे होती है? थोरेसिक में जिस जगह पे हार्ट प्रेजेंट है, इस जगह इस एरिया को क्या नाम देते हैं? मीडियस्टिनम का। मीडियस्टिनम को आगे मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। और ये किस जगह पे आपको मिलेगी? मिडल मीडियस्टिनम में। डिपेंडिंग ऑन द वॉल स्ट्रक्चर्स दीज सिस्ट्स आर क्लासिफाइड एज ब्रोंकोजेनिक, यानी कि उनकी वॉल अगर तो उनकी वॉल जस्ट लाइक हमारे जीआई सिस्टम के मुताबिक होंगी तो उनको जीआई सिस्टम के लिहाज से क्लासिफाई कर देंगे। अगर उनकी वॉल ब्रोंकस की तरह की होंगी तो उनको ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि उसके टिश्यूज किस टाइप के हैं। अगर तो ब्रोंकस के टाइप के हैं तो उनको हम ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का नाम दे देंगे। अगर उसके अलावा ये मोस्ट कॉमन टाइप होगी जो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है ना। उसके अलावा कौन से हो सकते हैं? एसोफेजियल और इंटेरिक टिश्यू हो सकते हैं। अगर एसोफेगस के टिश्यूज होंगे, क्योंकि एसोफेगस की एपिथेलियम और हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी एपिथेलियम और उसके अलावा जो ब्रोंकाई हैं उनकी एपिथेलियम बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है। एन एम्ब्रियोनिक सिस्ट इज रेयरली कनेक्टेड टू द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। जो एम्ब्रियोनिक सिस्ट है वो नॉर्मली ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री जो है उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगी। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री कौन सा है? ट्रैकिया और उसके जो सारे ब्रोंकाई हैं उनको ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री का नाम दिया जाता है। क्योंकि ये किस चीज की सिस्ट है? फोरगट की। तो यूजुअली ये किस चीज के साथ कनेक्ट होगी? फोरगट के साथ। ठीक है। Microscopically, the cyst is lined by ciliated pseudostratified columnar epithelium with squamous metaplasia occurring in areas of inflammation. नॉर्मली इसकी जो एपिथेलियम होगी कौन सी होगी? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम होगी। ठीक है, लेकिन बार बार इरिटेट होने की वजह से उसकी जो एपिथेलियम होगी वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। किस चीज में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी? स्क्वाइमस मेटाप्लेशिया अकरिंग इन द एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन चल रही होगी उस एरियाज में उसकी जो एपिथेलियम होगी सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से किस साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगी? स्क्वाइमस में। ठीक है, इसको मेटाप्लेशिया बोलते हैं। गर्ड पड़ा हुआ है ना? गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सुना हुआ है कभी? अगर नहीं सुना तो आगे सुनोगे। अगर जीआई पढ़ना है ना तो उसमें आप लोग सुनोगे। उसमें भी सेम यही प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें भी एपिथेलियम चेंज हो रही होती है। ठीक है, एपिथेलियम चेंज होने की वजह से उधर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। द वॉल कंटेन्स ब्रोंकियल ग्लैंड्स, कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल्स। जो इसकी वॉल होगी उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? ब्रोंकियल ग्लैंड्स होंगे जो कि ब्रोंकाई के अंदर मिलते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल्स वगैरह, कार्टिलेज होगी एंड स्मूथ मसल्स। सर्जिकल रिसेक्शन इज क्यूरेटिव। इसमें इसको कैसे क्योर किया जाता है? कैसे उसमें क्या करते हैं? सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि आगे मेटाप्लेशिया हो रहा है, मेटाप्लेशिया के बाद डिस्प्लेशिया हो सकता है, डिस्प्लेशिया के बाद ये कैंसर में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। ये देखें, इंटेरिक सिस्ट, जीआई लाइनिंग किन किन एरियाज में मिल सकती है? ब्रोंकोजेनिक सिस्ट वो किस जगह पे मिलेगी? ब्रोंकाई के नजदीक। जो इंटेरिक सिस्ट होगी यानी कि जिसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जो एपिथेलियम है, वो जीआई की तरह की होगी। वो किन एरियाज में मिलेंगी? जिन एरियाज में एसोफेगस पास हो रही होगी। ठीक है, एसोफेगस के साथ उसका कनेक्शन होगा। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन। Pulmonary sequestration refers to the presence of a discrete mass of lung tissue without normal connection to the airway system. Sequestration, pulmonary sequestration में क्या होगा कि लंग का एक पोर्शन होगा लेकिन उसका लंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, लंग का एक पोर्शन है, हमारे जो लंग्स हैं उसका पोर्शन है लेकिन उसका लंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके साथ है लेकिन उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है। कैसे? रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ डिस्क्रीट, अलहदा से। ठीक है, डिस्क्रीट मैस ऑफ लंग टिश्यू विदाउट नॉर्मल कनेक्शन टू द एयरवे। इसका नॉर्मली एयरवे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ब्लड सप्लाई टू द सिक्वेस्ट्रेटेड एरिया अराइज नॉट फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज। इसकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो पल्मोनरी आर्टरीज से नहीं आ रही होगी बट फ्रॉम द एओर्टा और इट्स ब्रांचेस। लेकिन ब्लड सप्लाई कहाँ से इसको आ रही होगी? या तो एओर्टा से आ रही होगी या एओर्टा की कुछ ब्रांचेस इसको सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, extra lobar sequestrations are external to the lung and may be located anywhere in the thorax or mediastinum.
जो एक्स्ट्रा लोबार होंगे यानी कि लोब से बाहर जो सिक्वेस्ट्रेशन होंगी, ठीक है, वो लंग में किसी भी एरिया में हो सकती हैं, लेकिन लोब के अंदर नहीं होंगी, ठीक है। बास सिक्वेस्ट्रेशन होंगी वो या तो मिडल लोब में होंगी या अपर लोब में होंगी या लोअर लोब में होंगी, ठीक है, उसके अंदर किसी जगह पे एडजस्ट होंगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोबार हैं वो लोब से बाहर होंगी, या मीडियस्टिनम में पड़ी होंगी, या जिस जगह पे लंग फिर एंड हो रहा है उस जगह पे पड़ी होंगी, एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडल या पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, एनीवेयर किसी भी एरिया में पड़ी होंगी, ठीक है। The most commonly come to attention in infants as abnormal mass lesion and may be associated with other congenital anomalies. यानी कि इन्फेंट्स के अंदर एक एबनॉर्मल मास लीजन डिटेक्ट की जाती है, और नॉर्मली ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, अगर ये है तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली किसी और कॉन्जेनिटल अनोमली के चांसेस हो सकते हैं, यानी किसी बच्चे के अंदर एबनॉर्मल एक्स्ट्रा लोब्यूलर कोई सिक्वेस्ट्रेशन अगर फाइंड आउट हुई है, दैट मींस वी शुड स्कैन फॉर congenital anomalies, other anomalies, for example heart, ठीक है, उसके अलावा कोई भी हाइपोप्लेशिया है, ठीक है, उसके जो लिप्स हैं अगर उनमें कोई कट वगैरह लगा हुआ है, ये वाली चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, क्लेफ्ट पैलेट वगैरह। Intralobar sequestration occurs within the lung substance, usually in older children, and are often associated with frequent localized infection or the bronchiectasis. इसमें क्या होगा कि ये विद इन द लोबार होगी, किसी भी लोब के अंदर होगी। होगा क्या कि इसका नॉर्मली एयरवे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एयरवे के साथ जब ताल्लुक नहीं होगा, हवा नहीं जाएगी, तो ये क्या करेगा, सुकड़ जाएगा, ठीक है। हवा नहीं गई तो सुकड़ जाएगा ना, तो जब सुकड़ जाएगा तो उसको ब्रोंकिएक्टेसिस का नाम देते हैं। उसके अलावा इस एरिया में किसी चीज़ का आमदोरफ्त नहीं हो रही, एयर की आमदोरफ्त नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मली इधर इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल लंग है, ठीक है, ये एक लंग से अलग ही कुछ पड़ा हुआ है, टिश्यू जिसके लंग्स वाले ही हैं, ठीक है, वही टिश्यू टाइप सेम है, लेकिन ये बिल्कुल डिस्क्रीट मास है। इसका लंग के जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्रे है उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये देखें डिस्क्रीट मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से नहीं आ रही, इसकी ब्लड सप्लाई भी कहाँ से आ रही है, या डायरेक्टली एओर्टा से आ रही होगी, या एओर्टा से कुछ ब्रांचेस निकल रही होंगी जो इसको सप्लाई करेंगी। दूसरे नंबर पे है इंट्रालोबार। इंट्रालोबार लोब के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे होंगे जो जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री या पल्मोनरी ट्री के साथ नहीं होगा, और उसकी ब्लड सप्लाई भी कहाँ से होगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी कि या तो एओर्टा से होगी या उसकी ब्रांचेस से होगी। ये congenital of course. Bronchopulmonary sequestration is a rare congenital malformation of the lower respiratory tract. It consists of a non-functioning mass of normal lung tissue that lacks normal communication with the tracheobronchial tree and that receives its arterial blood supply from the systemic circulation. कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें समझ ना आ रही हो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ आ गया सबको? जी सर। उसके बाद बात करते हैं एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस का जब भी नाम आए आपके माइंड में फौरन कोलैप्स आ जाना चाहिए, ठीक है, सुकड़ जाना, ठीक है। एटिलेक्टेसिस रेफर्स द आइदर टू इनकम्प्लीट एक्सपांशन ऑफ द लंग, यानी कि लंग अगर कंप्लीटली एक्सपैंड ना कर सके, ठीक है, न्यूनेटल एटिलेक्टेसिस, और टू द कोलैप्स ऑफ द प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ रिलेटिवली एयरलेस पल्मोनरी पैरेन्काइमा। ये कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो लंग के अंदर लंग का पैरेन्काइमा है उसमें से अगर एयर को निकाल दिया जाए तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्वायर्ड एटिलेक्टेसिस इनकाउंटर्ड प्रिंसिपली इन अडल्ट्स। किन में होगा एक्वायर्ड, मोस्टली अडल्ट्स के अंदर होता है। मे बी डिवाइडेड इनटू रिजॉर्प्शन, और रिजॉर्प्शन कौन सी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन, और कंप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस, यानी कि अगर तो एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एयर बाहर निकल जाएगी। एयर जब बाहर निकल जाएगी तो लंग क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे उस स्पेसिफिक एरिया का, ठीक है। उसके अलावा कंप्रेशन में अगर आप जिस वक्त क्या होती है, पल्मोनरी अफ्यूजन होती है, पल्मोनरी अफ्यूजन की वजह से लंग के ऊपर प्रेशर होगा। जब लंग के ऊपर प्रेशर होगा, लंग्स में जो भी एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी और लंग क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। उस चीज को भी क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एटिलेक्टेसिस। लेकिन किसकी वजह से हो रही है, कंप्रेशन की वजह से। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अगर प्लूरा जो है वो प्रॉपरली
डायलेट ना कर सके, ठीक है, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए, मेसोथेलियोमा जो कि प्लूरा का कैंसर है, उसमें ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है टेलेक्टेसिस का, कोलैप्स्ड लंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस की, यानी कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो लंग डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन एनऑर्गेनिक, मिनरल और डस्ट और नीमोकोनियोसिस, ठीक है। जो डस्ट या नीमोकोनियोसिस से रिलेटेड डिजीज हैं, फाइब्रोजेनिक हैं और नॉन फाइब्रोजेनिक है। फाइब्रोजेनिक में कौन सी है, सिलिका, एस्बेस्टोस, टैलिक एंड सिलिकेट्स, ये वाले प्रॉब्लम्स का कॉज करवाएंगे। नॉन फाइब्रोजेनिक यानी कि जो फाइब्रोसिस नहीं करवाते, ऊपर वाले जो है वो फाइब्रोसिस करवाते हैं, नीचे वाले फाइब्रोसिस नहीं करवाते। आयरन है, बेरियम है और टीन है, ठीक है, ये वाले मेटल्स नॉन फाइब्रोटिक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिक और फार्माकोलॉजिक। इम्यूनोलॉजिक में कौन सी है, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो पल्मोनरी सेल्स हैं अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई बिकॉज ऑफ एलर्जेंस, ठीक है। उसके बाद एस्थमा, एस्थमा भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। फीथर्स, एंजाइम्स, कॉटन्स, प्लेटिनम, मींस ये डिपेंड करता है कि जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है वो किस चीज से एटॉपिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा डस्ट से एलर्जिक है, किसी बंदे को पोलन से एलर्जी है, किसी बंदे को फिश से एलर्जी है, किसी बंदे को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो बंदा किस चीज से एटॉपिक है, किस चीज से एलर्जिक है, ठीक है। प्रीडिस्पोज्ड होता है जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली उसके जीन्स के अंदर ये प्रीडिस्पोजिशन होती है। जब भी वो उस मटेरियल के साथ इनकाउंटर करेगा, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर के बाद उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, सेकंड और थर्ड उसके बाद जितने दफा भी इनकाउंटर होगा सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। उस कोल की वजह से होता है, टार की वजह से होता है, ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसकी वजह से होती है, माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये सीमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ये सारी जो इंडस्ट्रियल वर्क है इस तरह का, ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, ये पेंट की जो इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रीज की में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो किस चीज के लिए प्रोन है, उनमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, नीमोकोनियोसिस, ठीक है। इरिटेंट गैसेस, vapors, smoke, high levels of these gases causes pulmonary edema, ठीक है। इरिटेंट गैसेस जो भी होंगी, जितनी भी हैं जो कि इरिटेशन काज करवाती हैं पल्मोनरी, यानी कि जिसकी वजह से खांसी आना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से बंदे को सांस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल धुएं की वजह से बंदे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। किसी बंदे को परफ्यूम की वजह से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो सारी गैसेज, वो सारे वेपर्स, वो स्मोक, ठीक है, जिसकी वजह से किसी बंदे को इरिटेशन हो, एलर्जी होना स्टार्ट हो या खांसी आना स्टार्ट हो, या वो चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक उन चीज़ों के साथ एक्सपोज हो तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, यानी कि लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लो लेवल्स, अगर इनके लो लेवल्स होंगे इन इरिटेंट गैसेज के तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई हो सकता है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं नॉर्मली, अगर किसी बंदे को स्मोक से एलर्जी हो, क्यों स्मोक के पास जाएगा। ज्यादा देर तक सिर्फ वही लोग इस चीज से एक्सपोज हो सकते हैं जिनकी मजबूरी होती है, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर है, वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं इस जगह पे काम नहीं करूंगा, मैं फलां जगह पे काम करूंगा, ठीक है। जिसकी मजबूरी होती है वो उस जगह पे काम करता है। तो उन लोगों में जो अगर वो ज्यादा उस फॉर एग्जाम्पल स्मोक से ज्यादा उनका एक्सपोजर हो रहा है तो उस वक्त उनमें कौन सा चीज डेवलप हो सकती है, एडिमा डेवलप हो सकता है। अगर लो लेवल का स्मोक वगैरह है या वेपर्स हैं या इरिटेंट गैस है, लो लेवल की है, तो उसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है ब्रोंकाई की, इंडस्ट्रियल ब्रोंकाइटिस काज करवा सकता है। उसके बाद रिस्पिरेटरी कार्सिनोजेंस, यानी कि वो केमिकल्स, वो चीजें जो कि कैंसर काज करवा सकती हैं लंग्स का, ठीक है। एस्बेस्टोस, बिसक्लोरोमिथाइल लेथर, ये कुछ एक दो लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या है, रिस्पिरेटरी कार्सिनोजिन है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का कैंसर काज करवा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सिलिकोसिस की। Silicosis is a long-term lung disease caused by inhaling large amount of crystalline silica dust. Silicosis एक लंबे अरसे तक अगर इस चीज को बंदा एक्सपोज हो तो उस वक्त ये डिजीज डेवलप होती है। ये नहीं है कि एक दिन एक्सपोज हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है।
सालों साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल जिसने काम किया उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉज क्या है? इनहेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिका, ठीक है। सिलिका के क्रिस्टल्स को लार्ज अमाउंट में अगर कोई बंदा इनहेल कर रहा है कंटिन्यूसली, यूजुअली ओवर मैनी ईयर्स, काफी लंबे अरसे तक, ठीक है। सिलिका इज अ सब्सटेंस नेचुरली फाउंड इन द सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टोन्स, रॉक्स, सैंड एंड क्ले, ठीक है। ये जो सिलिका है ये नेचुरली किन एरियाज में पाया जाता है, किन चीजों में होता है? स्टोन्स में, वो एरिया जिस जगह पे स्टोन को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, या स्टोन को ब्रेक करके कोई भी काम किया जाता है, ठीक है, उन एरियाज में रॉक ब्रेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके अलावा सैंड से जो भी काम हो रहा है उन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा क्ले, स्पेसिफिक किस्म की जो मिट्टी है उससे जो पोट्री के बर्तन जो बन रहे हैं, ठीक है, उस जगह पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों में इस चीज के सिलिकोसिस के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। वर्किंग विद दीज मटेरियल्स कैन क्रिएट अ वेरी फाइन डस्ट दैट कैन बी इजीली इनहेल्ड। इन एरियाज में काम करने से क्या होता है कि बहुत फाइन किस्म का पाउडर बनता है, ठीक है, जब और उसको अनइंटेंशनली जो पर्सन है वो इसे इनहेल करता रहता है। Silicosis is a form of occupational lung disease caused by inhalation of crystalline silica dust. It is marked by inflammation and scarring in the form of nodular lesions in the upper lobes of the lungs. It is a type of pneumoconiosis. Clear है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकली ये किस तरह प्रेजेंट होगा? क्लासिक और अनकॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस, क्रोनिक सिलिकोसिस, एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस, इसके आगे टाइप्स हैं, ठीक है। अक्यूट सिलिकोसिस, सिलिकोप्रोटीनियोसिस, सिलिकोट्यूबरकुलोसिस, पीएमएफ, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, ठीक है। अगर किसी बंदे के अंदर ये डिजीज ज्यादा सीवियर हो जाए तो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, यानी कि जो उसके लंग्स हैं वो बहुत रैपिडली फाइब्रोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइब्रोज्ड लंग्स जो होंगे वो एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, जब एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, एक्सपैंड होके एयर नहीं रिसीव कर सकेंगे, एयर नहीं रिसीव कर सकेंगे तो ऑक्सीजनेशन इम्पेयर होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकेंगे, दूसरी जो गैसेज हैं जिनको नॉर्मली हमारा जिसम बाहर निकाल सकते हैं उनको नहीं बाहर निकाल सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड कोर्स हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, ये नहीं कि एक दिन के एक्सपोजर से हो जाएगा, ये नहीं कि 10 दिन के एक्सपोजर से, एक मंथ के, पीछे भी ये लिखा हुआ है कि इट विल टेक ईयर्स, मैनी ईयर्स, ठीक है, 5 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है। डायग्नोसिस, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, जब आप डायग्नोसिस बनाने लगते हैं तो उससे पहले हिस्ट्री लेते हैं, वो बंदा बताएगा कि वो ऐसी फैक्ट्री में काम करता था या ऐसे एरिया में काम करता था जिस जगह पे ये वाले सिलिका की डस्ट थी, ठीक है। रेडियोलॉजी में हमें स्पेसिफिक साइंस नजर आएंगे, उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, एलिमिनेट पोटेंशियली ट्रीटेबल डिजीज। उसके अलावा हमने क्या करना है कि जो पोटेंशियली ट्रीटेबल डिजीज हैं वो बीमारियां जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट करना है, कहीं किसी और बीमारी की वजह से ये वाली अलामत तो नहीं आ रही, ठीक है। टीबी, सार्कोइडोसिस, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, टीबी की वजह से भी हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम्स, लंग्स के अंदर नोड्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है। सार्कोइडोसिस में भी सेम किस्म के नोड्यूल्स बन सकते हैं। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें भी क्या होता है? प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होती है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि अगर जिसकी हमें कॉज का पता नहीं हो, ठीक है, उसकी उन चीज़ों से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेडियोलॉजी को अच्छे तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम लंग बायोप्सी कर देते हैं, लंग्स की बायोप्सी लेंगे, लंग बायोप्सी में हमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Chest X-ray, small nodules 1 to 10 mm, upper lung zone calcification 1 से 10 मिलीमीटर के जो कैल्सिफिकेशन जोन्स नजर आएंगे नोड्यूल्स के, और उनमें क्या होगी? कैल्सिफिकेशन। किसी भी एरिया में जब सेल्स डेड हो जाते हैं तो उन एरियाज में कैल्शियम आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। याद है ना, पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। हाइलर एंड मीडियस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी। हाइलर का मतलब होता है, अगर इधर चेस्ट एक्सरे होता तो मैं आप लोगों को बताता, लंग्स के जो मीडियस्टिनल के इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, उनको हाइलर लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है।
अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उन एरियाज तक डिजीज पहुंच जाए तो उनको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं, ठीक है। एग शेल कैल्सिफिकेशन, जब वो उनकी कैल्सिफिकेशन होगी दैट मीन्स दिस इज अ वेरी वेरी क्रोनिक डिजीज। कैविटेशन हो सकती हैं, निमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है। निमोथोरेक्स का पता है क्या चीज होती है? एयर इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है, उसको निमोथोरेक्स बोलते हैं। प्लूरा के अंदर अगर एयर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाए। कैप्लान सिंड्रोम हो सकता है। कैप्लान सिंड्रोम में क्या होगा कि पल्मोनरी फीचर्स के साथ साथ आपको क्या कौन सी फीचर मिलेगी? रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, प्लस निमोकोनियोसिस। यानी कि निमोकोनियोसिस के साइन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइन आप लोगों को इकट्ठे मिलेंगे, उसको कप्लान सिंड्रोम बोलते हैं। किस में होता है? हमेशा याद रखना है, सिलिकोसिस में होता है कप्लान सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस निमोकोनियोसिस। कप्लान सिंड्रोम प्रेजेंट्स विद कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेनफुल जॉइंट्स विद मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे ये जॉइंट क्या होंगे? पेनफुल होंगे और स्टिफ होंगे। जैसे जैसे दिन यानी कि दिन ज़्यादा होता जाएगा, धूप वगैरह निकलेगी, आप अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे तो वो नॉर्मली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे ही सो के सुबह उठेंगे, जो जॉइंट्स होंगे वो स्टिफ होंगे और पेनफुल होंगे। एग्जामिनेशन शुड रिवील टेंडर स्वॉलन मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, एमसीपी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि टेंडर का मतलब होता है टच टू पेन, ठीक है। जिस वक्त उनको टच करेंगे तो वो पेनफुल होंगे। उसके अलावा स्वॉलन, स्वेल हुए होंगे, ठीक है, उनकी इन्फ्लेम्ड होंगे। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स एंड रोमाटॉइड नोड्यूल्स, और उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे? इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे जिनको रोमाटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट में रिवील डिफ्यूज रॉल्स, जब ऑस्कल्टेशन करेंगे विद स्टेथोस्कोप, चेस्ट की ऑस्कल्टेशन के दरमियान आपको क्या मिलेंगे? डिफ्यूज रॉल्स मिलेंगे। स्पेसिफिक किस्म की क्रेपिटेशंस हैं, ठीक है। क्रेपिटेशन एक स्पेसिफिक किस्म की वॉइस होती है दैट डू नॉट डिसअपीयर ऑन कफिंग और टेकिंग अ डीप ब्रेथ। नॉर्मली जो किसी फ्लूइड की वजह से रॉल्स होती हैं वो जब कफ करते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होती है कि वो डिसअपीयर हो जाती है या शिफ्ट हो जाती है। अगर इसी का फिर रॉल्स आ रही हैं जब बंदा कफ करेगा, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगी? वो इसी का शिफ्ट हो जाएगी या डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट होके थोड़ी दूर दूसरी साइड पे जा सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ऑस्कल्टेशन के दरमियान जो रॉल्स आ रही हैं ड्यूरिंग इवन चेस्ट, ठीक है, या डीप ब्रेथ भी अगर पेशेंट लेगा तो वो ना तो डिसअपीयर होंगी ना ही शिफ्ट होंगी। लंग फंक्शन वेरीज फ्रॉम नॉर्मल टू ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव और कॉम्बिनेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव अगर ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए, रिस्ट्रिक्टिव अगर उसकी फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं निमोकोनियोसिस में। डिफ्यूजन डिक्रीज्ड, डिफ्यूजन क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि निमोकोनियोसिस की वजह से फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की वजह से जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा। लंग्स एक्सपांड नहीं होंगे तो सरफेस एरिया कम होगा ना, जब सरफेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन कम हो जाएगी। हाइपोक्सीमिया ऑन एक्सर्शन, जब भी बंदा कोई एक्सरसाइज वाला, कोई एक्सर्शन वाला काम करेगा, कोई वजनी काम करेगा, ठीक है, कुछ भी एक्सर्शन वाला काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है, कोई वजनी काम करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के दरमियान एक्सर्शन जब भी होगी तो उसके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल जब ब्लड के अंदर कम होता है तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपोक्स का मतलब होता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपो मीन्स कम, ऑक्सी मीन्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ईमिया मीन्स इन द ब्लड, ठीक है। हाइपर ए गामा ग्लोबिनीमिया, इसमें क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। रोमाटॉइड फैक्टर आपको ब्लड के अंदर मिलेगा, स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है, ऑटोइम्यून डिजीज है ना। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेजन। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेजन होती है, ठीक है जी। ये देखें सिलिकोसिस में क्या क्या चीजें, इनहेलेशन डस्ट कैन कॉज स्कार टिश्यू टू फॉर्म इन द लंग दैट रिड्यूसेस द लंग्स एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग्स के अंदर स्कार टिश्यूज बनेंगे। जब स्कार टिश्यूज बनेंगे तो स्कार टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज नहीं होते, ठीक है। स्कार टिश्यूज एक्सपैंड नहीं हो सकते, उनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती। जब इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो
फैल के एक्सपैंड होके बाहर से जो एयर अंदर आती है उसको रिसीव नहीं कर सकेंगे। जब उसको रिसीव नहीं कर सकेंगे तो ऑक्सीजन जो गैसेस का एक्सचेंज होना होता है लंग्स के अंदर वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। जब गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की है कमी होगी। ठीक है। सिलिका डस्ट पार्टिकल्स कैन इम्बेड देमसेल्व्स इन द alveoli sac deep in the lungs where they cannot be cleared by mucus or coughing। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो सिलिका पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इम्बेड हो जाते हैं। जब एक दूसरे के अंदर इम्बेड हो जाएंगे तो उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कफ करने के बावजूद उन पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब उनको बाहर नहीं निकाल सकेंगे, वो लंबे अरसे तक किस जगह पे पड़े रहेंगे, एल्विलाई के अंदर। तो एल्विलाई के अंदर एक तो फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है, उसके अलावा लंबे अरसे तक जब पड़े रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन जब थोड़े लंबे अरसे तक चलती है तो उसके नतीजे में आगे फिर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस का। ठीक है। Silicosis occupational lung disease. Silicosis is an often fatal lung disease caused by breathing dust containing crystalline silica particles, a basic component of sand and granite. There is no cure for silicosis and treatment options are limited. However, the condition can be prevented if measures are taken to reduce the exposure. Clear है? कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो? सिम्टम्स इसकी कौन सी होंगी? पहले नंबर पे इसके जो एट रिस्क ऑक्यूपेशंस हैं उनकी बात कर लें, उसके बाद सिम्टम्स इसके देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर, ठीक है, माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग, मिशनरी, डेमोलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड मेटल प्रोडक्ट्स, प्लम्बिंग, पेंटिंग, यानी कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर सिलिका आपको मिल जाता है। ठीक है। सिलिका पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। सिम्टम्स इसकी क्या होंगी? कंटिन्यूड एक्सपोजर, जब उसका एक्सपोजर कंटिन्यू रहे तो क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फीवर होगा, ब्लूइश स्किन एट द एयर लोब्यूल्स और लिप्स। ब्लूइश स्किन एट द एयर लोब्यूल्स और स्किन उस वक्त होती है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द टंग, एयर लोब्यूल्स, ठीक है, स्पेशली इन एरियाज में। उसके अलावा लिप्स के अराउंड आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एट द डिजीज एज द डिजीज प्रोग्रेस फैटीग होगी, एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, चेस्ट पेन, रिस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती जाएगी सिम्टम्स वर्स होती जाएंगी। ठीक है। ये वाली सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं आती, ये सिम्टम्स काफ़ी लंबे अरसे बाद आती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 साल 10 साल बाद, ठीक है, बंदा काम करता रहा, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन 8 साल 10 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सिम्टम्स आएंगी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है। इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। इस तरह के लंग्स नजर आएंगे। ये ड्यूरिंग जिस वक्त पेशेंट को डेड हो चुका होता है उसके लंग्स को फार्मालिन के अंदर रखा गया है। फार्मालिन के अंदर लंग्स की इस तरह की अपीयरेंस नजर आएगी। ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ब्लैक, ये क्या चीज़ है, सिलिकोसिस है। ठीक है। सिलिका डिपॉजिट हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा? टर्मिनेट द एक्सपोजर टू प्रिवेंट PMF, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमारा काम इसमें क्या है कि जो फाइब्रोसिस हो रही है उसको प्रिवेंट करना है। क्योंकि लंग का पैरनकाइमा खत्म होता जाएगा जब पैरनकाइमा ही नहीं होगा, जिस जगह पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना होता है वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो लंग्स का फायदा नहीं होगा। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो इसका PMF यानी कि प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि उसको एक्सपोजर से बाहर निकालना है। जिस जगह पे वो काम कर रहा है वो उसका टर्मिनेट करवाना है। एक्सपोजर को टर्मिनेट करवाने के बाद क्या करना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, हमारा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। फाइब्रोसिस किस वक्त होगी? जिस वक्त वो पार्टिकल्स किसी जगह पे रिसाइड करेंगे तो उस जगह की इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस जगह पे फाइब्रोसिस स्टार्ट करवा देता है। तो हमने क्या करना है कि अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है ताकि फाइब्रोसिस ना हो। तो अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हमने कौन सी मेडिकेशन यूज करनी है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट है।
उसके अलावा पल्मोनरी लवाज यानी कि लंग्स को वॉश करना है, लंग ट्रांसप्लांटेशन, और लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है, लंग को ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस टीबी, निमोथोरैक्स, सीओपीडी, कोर पल्मोनल, कोलेजन वस्कुलर डिजीज etc। ठीक है, उसके अलावा जो निमोकोनियोसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हो गया है या निमोथोरैक्स हो गया है, ठीक है, या सीओपीडी, कोर पल्मोनल, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको फिर आगे फर्दर ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एस्बेस्टोसिस की। एस्बेस्टोस क्या है, सर्पेंटाइन एस्बेस्टोस, क्राइसोटाइल वाइट एस्बेस्टोस को बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे डिफरेंट नेम्स हैं, डिपेंड करता है किस वजह से आप लोगों को कौन सा एस्बेस्टोस आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एम्फीबोलिक एस्बेस्टोस में कौन सा है, क्रोसिडो लाइट दैट इज ब्लू एस्बेस्टोस, ये दो जो हैं वो मोस्ट नोटोरियस हैं एस्बेस्टोसिस में। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, एमोसाइट ब्राउन एस्बेस्टोस, उसके बाद एंथोफाइलाइट, एक्टिनोलाइट। जो फर्स्ट टू हैं उनको आप लोगों ने याद रखना है, व्हाइट और ब्लू को। Asbestos fibers. Asbestos is a term used to refer to 6 naturally occurring silicate minerals. इसके 6 naturally occurring types हैं। ठीक है, all are composed of long and thin fibrous crystals. इसके पास कौन से long और thin fibrous crystals होंगे जो एस्बेस्टोस है। Each fiber being composed of many microscopic fibrils, यानी कि फाइबर के आगे मजीद सब यूनिट्स होंगे जिनको fibrils का नाम दिया जाता है, that can be released into the atmosphere by abrasion and other processes। यानी कि पाउडर फॉर्म में ये किस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और इनहेलेशन के थ्रू किसी का तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक। ठीक है, एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिजीज, नॉन मैलिग्नेंट प्लूरल डिजीज, दो तरह की ये डिजीज काज करवा सकते हैं, एक तो मैलिग्नेंट प्लूरल डिजीज काज करवा सकते हैं, दूसरी नॉन मैलिग्नेंट है। पहले हम बात करते हैं नॉन मैलिग्नेंट की। ठीक है, प्लूरल थिकनिंग काज करवा सकता है, प्लूरल की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर सकता है। प्लूरल प्लेक्स बीइंग एक्सुडेटिव प्लूराइटिस राउंड एटिलेक्टेसिस स्यूडो ट्यूमर, यानी कि जो प्लूरा है उसकी एक या तो थिकनेस को इंक्रीज करवा सकता है या प्लूरा पे प्लेक्स बन सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एरिया पे ये डिपॉजिट होगा और उस जगह पे प्लेक्स बना देगा। ठीक है, उस एरिया पे प्लेक्स बनने की वजह से वो स्पेसिफिक एरिया एक्सपैंड नहीं होगा, एज लंग्स विल एक्सपैंड इट विल रिस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट। जिस वक्त लंग एक्सपैंड हो रहे होंगे वो उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि इससे आगे नहीं उसको जाने देगा। ठीक है, बीइंग एक्सुडेटिव प्लूराइटिस, और उसके अलावा एक्सुडेट्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे एक्सुडेट्स की वजह से। क्यों एक्सुडेट किस वजह से होंगे, जिस वक्त ये प्लूरा को इरिटेट करेगा, इरिटेशन की वजह से उसके जो एक्सुडेशन स्टार्ट हो जाएगी, उससे कुछ स्पेसिफिक जो फ्लूइड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब फ्लूइड उस जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन का आगे आप लोगों को मैंने लास्ट ऑप्शन बता दिया कि इन्फ्लेमेशन अगर लंबे अरसे तक चले तो फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, राउंड एटिलेक्टेसिस हो सकती है। ठीक है, अगर फाइब्रोसिस हो चुकी है तो उसकी वजह से, या स्पेसिफिक एरिया का जो प्लूरा है उसको इसने फाइब्रोज कर दिया है या उस जगह पे जाके डिपॉजिट हो गया और उसकी इलास्टिसिटी इसने खत्म कर दिया है, तो उस एरिया को ये एक्सपैंड नहीं होने देगा। जब वो स्पेसिफिक एरिया एक्सपैंड नहीं होगा तो उस स्पेसिफिक एरिया के साथ जो लंग्स ने एक्सपैंड होना है उसकी एटिलेक्टेसिस हो जाएगी, उसका कोलैप्स हो जाएगा, उसमें से एयर क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, प्लूरल डिजीज इज अ मार्कर ऑफ एक्सपोजर। इसमें एस्बेस्टोस के सिलिकोसिस में कौन सी होगी, लंग डिजीज होगी, लंग के पेरान्काइमा की फाइब्रोसिस होगी। लेकिन इन केस ऑफ एस्बेस्टोस प्लूरा इन्वॉल्व होगा। जब भी प्लूरा इन्वॉल्व हो आपने साथ में इसके एक्सपोजर की हिस्ट्री भी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने किस चीज को सबसे पहले माइंड में लेके आना है, किस मेटल को सबसे पहले माइंड में लेके आना है, एस्बेस्टोस को। ठीक है, प्लूरल डिजीज पुट्स पेशेंट एट रिस्क फॉर अदर एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस, यानी कि अगर प्लूरा की डिजीज हो गई है तो उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर एस्बेस्टोस की वजह से दूसरी डिजीज हो सकती हैं, वो आ सकती हैं। 10% गेट्स इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस विद इन 10 years and 2x higher for further pleural diseases।
अगर किसी को प्लूरल डिजीज हो गई है एस्बेस्टोस की वजह से, ठीक है, तो एस्बेस्टोस की वजह से आगे लंग के पैरेन्काइमा को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी किस्म का जो भी एस्बेस्टोस होगा उस वो लंग को इन्वॉल्व कर सकता है और उसके अंदर 2 टाइम्स रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल पर्सन के अंदर फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे उसका एक्सपोजर होगा, जितना उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जितना उसके रिस्क होता है कि इसको पल्मोनरी प्लूरल फाइब्रोसिस हो सकती है या प्लूरा के अंदर एस्बेस्टोस जाके डिपॉजिट हो सकता है, वो पर्सन जिसको ऑलरेडी एस्बेस्टोस इफेक्ट कर चुका है उस पर्सन के अंदर एस्बेस्टोस की सेकंड जो पॉइजनिंग है उसके जो चांसेस हैं वो 2x यानी कि 2 टाइम्स हायर होंगे। एस्बेस्टोसिस, पैरेन्काइमल डिजीज, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, जब ये पैरेन्काइमा को इफेक्ट करेगी तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज करवाएगी? इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एसोसिएटेड मोर विद क्रोसिडोलाइट यानी कि ब्लू एस्बेस्टोस। जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है सबसे ज्यादा किसके साथ एसोसिएट होगी? ब्लू के साथ, ठीक है, एस्बेस्टोस जो ब्लू है। स्मोकर्स मोर प्रोन टू डिजीज एंड चेस्ट एक्सरे शो इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स। जो स्मोकर्स होंगे उनमें ये ज्यादा होगी, ठीक है, उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। स्मोकर्स, ये गलती हो गई है। आपने कहा था पैरेन्काइमा छोटे पैरेन्काइमा से जब ब्लड में इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास सिलिकोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अब यहाँ पे भी पैरेन्काइमा सेल्स जो है पैरेन्काइमा डिजीज देख रहे हैं, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? आपको जो एक्सरे के ऊपर अपीयरेंस है दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, एस्बेस्टोस की और सिलिकोसिस की अपीयरेंस ऑन द एक्सरे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे नंबर पे हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। तीसरे नंबर पे जब भी एस्बेस्टोस की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी इसमें प्लूरा लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है, पहले प्लूरा इन्वॉल्व होगा उसके बाद दूसरा जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह आएंगे, ठीक है, क्लियर है? 3 इतने बड़े बड़े आपके पास क्या कहते हैं कि इसके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। नहीं कोई मसला नहीं, जो चीज ना समझ आए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। स्मोकर्स के अंदर इसके 6 टाइम्स ग्रेटर रिस्क टू डाई ऑफ एस्बेस्टोस। जो स्मोकर्स होंगे उनके अंदर 6 टाइम्स इसका जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो ज्यादा प्रोन होंगे to die with asbestos as compared to a normal individual, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो सर, सर जब आपने एडिटिंग स्टार्ट किया ना तब से नहीं हो रही। तो आप बोल सकते हैं ना, मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है ना। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक्सर्शनल डिस्पनिया होगा, लेट इंस्पिरेटरी क्रिप्ट्स होंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक वॉइस है जिसको हम कैसे विद द हेल्प ऑफ ऑस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप के साथ हम सुन सकते हैं, ठीक है, क्रेपिटेशंस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्लबिंग आपको मिलेगी 60% के अंदर, 60% पेशेंट्स में आपको क्लबिंग नजर आएगी, ठीक है, सार्कोइडोसिस में मिल जाती है, उसके बाद लिवर डिजीज में मिल जाती है, ठीक है, हार्ट डिजीज में ये क्या नाम है उसका, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है, उसमें भी आपको क्लबिंग मिलेगी, ठीक है। प्लूरल चेंजेस आपको मिलेंगी लाजमी, PMF प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस इन मिक्स्ड एक्सपोजर, रेयरली कपलान सिंड्रोम, ठीक है। कपलान सिंड्रोम किसके साथ होता है? मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया कि न्यूमोकोनियोसिस के साथ, ठीक है, साथ में, यानी कि अगर दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो जो इसके फीचर्स होंगे वो ज्यादा एक्सवेयर हो जाएंगे, ठीक है। कपलान सिंड्रोम में दूसरी कौन सी चीज होती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव डिफ्यूजन होगी, रिस्ट्रिक्टिव डिफ्यूजन डिक्रीज लीडिंग टू हाइपोक्सीमिया, इलास्टिक रिकॉइल इंक्रीज। इलास्टिक रिकॉइल इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है। फाइब्रोसिस में क्या होगा कि जो इलास्टिक टिश्यूज हैं वो कम है और वो क्या करेंगे, वो जस्ट
उसको कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको डायलेट नहीं होने देंगे। इलास्टिसिटी अगर नॉर्मल हो तो उसको डायलेट भी होने देगी एक स्पेसिफिक एक्सटेंट तक, ठीक है। लेकिन इसमें जो इलास्टिक रिकॉइल है ना वो इंक्रीज हो जाती है, उसको डायलेट नहीं होने देती, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस हो रही है, पीएमएफ, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस जब भी होगी, फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक टिश्यूज में क्या होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, तो उसको एक्सपैंड होने से रोकेगी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक फाइंडिंग, रोमाटॉइड फैक्टर्स आप लोगों ने चेक करना है, सीरम ACE लेवल एलिवेशन होगा, सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगा, आप लोगों को पता है कि एंजियोटेंसिन 1 आगे एंजियोटेंसिन 2 में किस वक्त चेंज होता है, लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उनके एपिथेलियम में एक एंजाइम होता है जिसको ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होगा ओवर एक्टिवेट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ओवर एक्टिवेट होगा तो ACE का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा 5 times higher incidence in non-smoker asbestos workers, 90 times more higher in smoking asbestos workers। यानी कि वो जिन नॉर्मल इंडिविजुअल के बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल से जो लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं जिस जगह पे उनका एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल की निस्बत उनके अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा 5 times ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। एक नॉन स्मोकर है, ठीक है, लेकिन वो एस्बेस्टोस को एक्सपोज हो रहा है, उसके अंदर 5 times नॉर्मल इंडिविजुअल की निस्बत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। लेकिन एक स्मोकर है और वो भी उसी जगह पे काम कर रहा है जिस जगह पे उसको एस्बेस्टोस एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर 90 times हायर रिस्क है किस चीज़ के, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप होने के, ठीक है। यानी कि स्मोकर्स में ये डिजीज बहुत ज़्यादा फेटल है। प्रिविलेंस फॉर एडिनोकार्सिनोमा, यानी कि इसमें एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादा हो सकता है। क्राइसोटाइल वाइट जो होती है इसकी एस्बेस्टोस, हाईएस्ट रिस्क ब्रोंकस कार्सिनोमा। क्रोसाइडोलाइट ब्लू, हाईएस्ट रिस्क फॉर मेसोथेलियोमा। अदर न्यूप्लाज्म लेरेंक्स CA, लेरेंक्स का कार्सिनोमा काज करवा सकते हैं। GIT CA, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कार्सिनोमा हो सकता है। ब्रेस्ट CA, ओवेरियन CA, रीनल CA, यानी कि जब भी मेटास्टेसाइज हो सकता है तो फिर किसी भी जगह पे पहुंच जाएगा। ट्यूमर जब भी मेटास्टेसाइज हो जाता है तो ब्लड के थ्रू, उसके अलावा लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू किसी भी एरिया में स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आप लोगों ने देखने वाली हैं, ये देखें कि इसकी वजह से कौन सा ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से कौन सा ट्यूमर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो कभी नहीं भूलनी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नहीं है कि इसी एग्जाम में कहीं भी आपसे पूछा जाएगा कि जो वाइट एस्बेस्टोस है उसकी वजह से कौन सा कार्सिनोमा हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्लूरा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप उधर कहीं गलती से मेसोथेलियोमा बोल दें, मेसोथेलियोमा कौन सा होता है, प्लूरा का जो ट्यूमर है, ठीक है, लेकिन इसने कौन सा कैंसर काज करवाना है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। लेकिन जो ब्लू है उसने काज करवाना होता है मेसोथेलियोमा। मोस्टली मेसोथेलियोमा के बारे में ही पूछा जाता है, एस्बेस्टोस की जब भी बात होती है तो मेसोथेलियोमा का ही जिक्र होता है। डिफ्यूज मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा 35 to 45 years आफ्टर एक्सपोजर मोर विथ क्रोसिडोलाइट, ठीक है। मेसोथेलियोमा 35 से 45, यानी कि एक दफ़ा जो बंदा एक्सपोज हो गया है वो हर टाइम पे रिस्क पे है, उसको कभी भी ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। इवन कि उसका एक्सपोजर ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी वो बंदा रिस्क पे है कि इसको कभी भी लाइफ में डेवलप हो सकता है। 4 हिस्टोलॉजिक पैटर्न्स, एपिथेलियल, मेसोथेलियल, मिक्स्ड, अनडिफरेंशिएटेड, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन चेस्ट पेन प्रोमिनेंट होगी, डिस्पनिया होगा, क्लबिंग होगी, प्लूरल इफ्यूजन होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होगी, चेस्ट पेन होगी। उसके अलावा डिस्पनिया भी हो सकता है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्लबिंग हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, यानी कि प्लूरा की जो 2 लेयर्स हैं, प्राइटल और विस्लर प्लूरा, उनके दरमियान में फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, एक्सेसिव फ्लूइड, उसको प्लूरल इफ्यूजन का नाम देते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें कौन सी चीज़ नजर आएगी, प्लूरल इफ्यूजन नजर आएगी। सिटी प्लूरल बेस्ड लोबार मैस विद चेस्ट वॉल एंड रिब इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या नजर आएगा, प्लूरल बेस्ड लोबार मास,
प्लूरा के साथ लोबार मास को ही नजर आएगा, ठीक है, प्लूरा भी उसमें इन्वॉल्व होगी। उसके अलावा चेस्ट की वॉल भी इन्वॉल्व होगी। जब भी इनके ट्यूमर होगा, प्लूरा जिसमें इन्वॉल्व होगी, प्लूरा किसके साथ है, चेस्ट वॉल के साथ, तो वो रिब्स को भी इरोड करना स्टार्ट कर देगी, रिब्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी, तो उसके साथ चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। कौन किस किस जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट, डिजीज कॉज बाय एस्बेस्टोस, कैंसर ऑफ द लेरिंक्स कॉज करवा सकता है, लंग कैंसर कॉज करवा सकता है, प्लूरल थिकनिंग कॉज करवा सकता है, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा कॉज करवा सकता है, ठीक है। प्लूरेसिस होता है कि प्लूरा की पेन होती है, जब भी बाज़ औक़ात नॉर्मल में हमें भी हो जाती है, समटाइम ऐसा होता है कि हम सांस लेते हैं, जब भी अंदर इनहेल करने लगते हैं तो पेन होती है, ठीक है। नॉर्मली वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, लेकिन जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होगी उन लोगों में जब प्लूरेसी होती है तो बहुत सीवियर होती है। जब भी वो इनहेल करेंगे तो इनहेल करने के साथ उनको पेन होगी, तो वो बहुत कम इनहेल करेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर एसिडोसिस हो सकती है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के चांसेस हो सकेंगे। क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं कोल वर्कर्स, निमोकोनियोसिस, ठीक है। सिलिका की बात की है, सिलिका की वजह से भी निमोकोनियोसिस होती है, कोल वर्कर्स को भी निमोकोनियोसिस कार्बन की वजह से होती है, ठीक है। एंथ्राकोसिस, सिंपल एंथ्राकोसिस, एसिम्प्टोमेटिक और स्लाइट प्रोडक्टिव कफ, या तो एसिम्प्टोमेटिक होगी, कोई अलामत नहीं होगी, या क्या हो सकता है, स्लाइट प्रोडक्टिव कफ, यानी कि थोड़ी बहुत कफ हो सकती है और उसके साथ स्पूटम आ सकती है, ठीक है। रेडियोलॉजिक डायग्नोसिस आफ्टर 15 years ऑफ एक्सपोजर, यानी कि रेडियोलॉजिकली इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना एक्सपोजर चाहिए, 15 साल का, ठीक है। उससे पहले अगर हम रेडियोलॉजी करते हैं, यानी कि एक्सरे वगैरह, चेस्ट एक्सरे वगैरह करते हैं तो उस पर कोई फाइंडिंग नजर नहीं आएगी। लॉन्ग अरसे तक अगर ये एक्सपोज होगा, उसके बाद हमें कोई ना कोई फाइंडिंग्स नजर आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड एंथ्राकोसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसमें होगी, स्मॉल परसेंटेज गेट पीएमएफ, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, ठीक है। इनमें से कुछ जो परसेंटेज है वो ये डेवलप कर सकती है पीएमएफ। फंक्शनल इंपेयरमेंट होगी, यानी कि अपना जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन इसका क्या है, गैसेस का एक्सचेंज है ना, तो फंक्शनल इंपेयरमेंट यानी कि अपना जो फंक्शन है वो इसका इंपेयर हो जाएगा। नॉर्मली ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं करवा सकेगा जितना नॉर्मल में करवा होता है। कॉल पल्मोनरी का पता है क्या चीज़ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर हो जाए बिकॉज ऑफ पल्मोनरी डिजीज, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी हार्ट डिजीज की वजह से, ठीक है, ठीक है, या किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से हो, तो उससे कोर पल्मोनरी नहीं बोलेंगे। अगर लंग की अपनी पैथोलॉजी की वजह से लंग का जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, तो उसको कोर पल्मोनरी बोलते हैं। मे डेवलप पीटीबी, पल्मोनरी टीबी डेवलप हो सकता है, associated autoimmune reactions and increased incidence of rheumatoid arthritis, ठीक है। When exposure is terminated, the simple type will not progress, PMF टाइप विल प्रोग्रेस, यानी कि जो सिंपल टाइप है, दो टाइप्स पड़ी है ना, सिंपल एंथ्राकोसिस एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो सिंपल होगी वो पर्सन ठीक हो जाएगा, ठीक है, थोड़े अरसे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एंथ्राकोसिस में डेवलप पीएमएफ, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेडियोलॉजिकली हमें क्या नजर आएगा, नोड्यूलर अपीयरेंस इन द अपर लंग्स में नोड्यूल्स नजर आएंगे, zones nodules more than 1 centimeter indicative of PMF, यानी कि अगर नोड्यूल नजर आ रहा है और उसका साइज कितना है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, इट इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। नोड्यूल्स का अगर साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। नॉर्मल, सिंपल टाइप, रिस्ट्रिक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड टाइप, इन स्मोकर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, ठीक है। इस तरह की सिंपल टाइप हो सकती है या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जिसमें रिस्ट्रिक्टिव हो। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब आप, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग का अपना काम नहीं कर रहे। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि उसकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नॉर्मली जितना वो एक्सपेंड कर सकते हैं उसकी एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो उससे ज्यादा एक्सपेंड ही ना करें, ठीक है। प्रोग्नोसिस, सिंपल टाइप गुड प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेटेड टाइप कार्डियो रिस्पिरेटरी फेलियर भी कॉज करवा सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? किसका? कौन सा? फंक्शन।
लंग फंक्शन कैन बी नॉर्मल इन द सिंपल टाइप, रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, ठीक है, इन द कॉम्प्लिकेटेड टाइप, और इन केस ऑफ स्मोकर्स इट कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। ये लंग फंक्शन की बात हो रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में डिफरेंस क्या है? एक मिनट।